हेलो दोस्तों, कहानी सुनूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक दिन ऑफिस की छुट्टी की वजह से मैं घर पर ही था। मेरी बीवी अपनी एक रिश्तेदार के घर गई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा नौकर गोपाल था। रात का समय था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की हाँफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं और मेरा नौकर इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन्न रह गए। मैं गुस्से में बोला, ये लड़की कौन है? तू इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हाँफते हुए बोली, वह गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती? मैंने जब सख्ती से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे दे धंधा कराना चाहती है। वहाँ एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रही थी, मगर मैं उससे पीछा छुड़ा कर भाग आई। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही। मैंने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? रिया है साहब, वह लड़की बोली। मैंने कहा, घबराओ मत रिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, रिया का मुँह से निकल गया। एक बात बताओ, मैं कुछ सोच कर बोला, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? रिया ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगी कि वह पिता को खा गए। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने में सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले महेश ने उसके कान भर दिए कि रिया की शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता महेश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती है? शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, रिया जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगे? मैंने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगे? फिर क्या करूँ साहब? पल भर सोच कर रिया बोली, साहब एक बात कहो, कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते। रिया ने जब यह सवाल उठाया तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। रिया ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन करूँ? मैं बोला, फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय रिया की सांस भूल गई थी। रिया आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हुए। इस वक्त कौन हो सकता है? रिया डरते हुए बोली, बाबूजी, वही गुंडा होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा बाबूजी, मेरी सौतेली माँ के चहेता। आप मत खोलो दरवाज़ा। डरते हुए रिया एक बार फिर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ है। मैं बोला, रिया तुम भीतर जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। रिया भीतर चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला। एक रुआबदार आदमी ने मुझे देखकर रुबेली आवाज़ में कहा, उस रिया को बाहर भेजो। कौन रिया? गुस्से से मैं बोली, जो तुम्हारे घर में घुसी है। मैं रिया की बात कर रहा हूँ। वो आदमी आंखें दिखाते हुए, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले जाऊंगा। बिना वजह गले क्यों फाड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। मैं तब तश में बोला, झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आँखों से देखा।
उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाओ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने रिया को इस घर में घुसते हुए देखा है। मैं उससे लिए बिना नहीं जाऊंगी। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही दादागिरी कर रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर आप समझ नहीं रहे। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए मैं उस आदमी से बोला, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि रिया कौन है मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं कोठे पर भिजवाना नहीं चाहता था। वो आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि रिया को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर आ जाऊँ। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो। कहकर मैंने भीतर जाने की इजाज़त दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। गोपाल पास आकर मुझसे बोला, क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह रिया को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और बला टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। गोपाल ने कहा, मुझे रिया को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर रिया खुद जाना चाहेगी तब वह उसे कैसे रोक सकेगा? अभी गोपाल ये बात कह रहा था कि तभी वो आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, रिया मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और हैरान होकर गोपाल से बोला, इस आदमी को रिया क्यों नहीं मिली जब वह अंदर ही छुपी थी? हाँ साहब जी, मैं अगर अलमारी में नहीं छुपती तो ये गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह स्थान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए रिया बोले। हाँ रिया, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए मैं बोला, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रह सकता रिया। क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था। वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए। सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी, रिया बोली। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं साहब जी, इसे अभी निकाल दो। गोपाल विरोध जताते हुए बोला। गोपाल, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत न छिपी हो साहब जी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो। ये कहकर रिया चलने लगी। रिया रुको रिया, मैं उसे रोकते हुए कहा। रिया वहीं रुक गई। मैं बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो आपसे सिर्फ एक रात को मदद मांग रही थी, मगर आपको एतराज़ है। आपका एतराज़ भी जायज़ है। आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम कोई भी हो, मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ पर रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए रिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर पूछा। सुबह मौसी के यहाँ जयपुर चली जाऊँगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? रिया ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला,
जाओ गोपाल, में इसे मेरे कमरे में छोड़ा। काफ़ी रात हो गई थी गोपाल और मुझको जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, रिया नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था, अलमारियाँ खुली हुई थी, उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और गोपाल ये देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई रिया ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था, तभी तो वो रिया को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वहीं सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।